नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है और आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर आप नोट कर लें जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं क्रूड के साथ। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और प्रथमेश माल्या हैं, एंजल वन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, आज हमने एक पोल किया है कि क्रूड का भाव इस साल कहां तक जाएगा, तो जो नतीजे आए हैं उसमें $90 से ऊपर के ही टारगेट आए हैं सारे, कि क्रूड का भाव $90 के ऊपर चला जाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं? पहला सवाल। और ऐसे में पोजिशनल ट्रेडर को क्या क्रूड में अभी बाई करके चलना ठीक रहेगा उनके लिए? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो ऐसा उम्मीद था कि ओपेक से कुछ नए स्टेटमेंट्स आएंगे, बट जिस ढंग से ओपेक ने 4 मिलियन बैरल की ही बढ़ोतरी बताई है और साथ में हम देख रहे हैं कि लीबिया में 2 और कजाकिस्तान में 1.5 मिलियन बैरल की जो कटौती हुई है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड का जो कंसर्न है वो और अराइज कर दिया है। टाइमिंग इकोनॉमी अभी भी ओपन अप है ऑर्निकॉन के कंसर्न के बावजूद। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस ने जिस ढंग से 80 का लेवल ब्रीच किया है, इमीडिएट में तो $86 तक का लेवल, बट अगर ऐसा ही फर्स्ट क्वार्टर में चलता रहता है, क्योंकि इकोनॉमी भी ओपन हो रही है और डिमांड में भी कंटिन्यू जो तेजी आ रही है सप्लाई गल्ट के साथ साथ, तो मुझे लगता है $91-92 तक का एज ऑफ नाउ एक जंप दिखा सकता है। सस्टेनेबल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगेन इकोनॉमी पे कंसर्न्स, ग्रोथ के ऊपर कंसर्न्स रहेंगे। तो मुझे लगता है 91-92 के जो रेंज है वहां तक दिखा सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, बट उसके बियॉन्ड सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा प्रथमेश जी, आप जरा बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या, क्योंकि अब देखिए क्रूड के लिए ये तो कंसर्न है ही ओमिक्रॉन, क्योंकि डिमांड घटने की बात की जा रही है कि आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जिनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा डिमांड को डैमेज नहीं कर पाएगा कोरोना का नया वेरिएंट, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है, जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसी रफ्तार से नीचे भी आ जाएंगे, तो ये बहुत डैमेज नहीं करेगा। आप इत्तेफाक रखते हैं और आपको भी लगता है कि ऐसे में क्रूड में अब धीरे धीरे तेजी ही आनी है? आई थिंक ओमिक्रॉन को लेकर जो चिंता थी उतनी अनसर्टेनिटी मार्केट्स में दिखाई नहीं दे रही है। अगर चिंताजनक बात होती तो क्रूड के प्राइसेस में आपको सबसे पहला रिएक्शन दिखाई देता था, बट वैसा नहीं हुआ है। क्रूड में जो है कंटिन्यूअसली पिछले 1 हफ्ते से जो उछाल ऑप्टिमिज्म की तरफ ही बता रहा है। तो यस, कहीं न कहीं ये अंदेशा है कि डिमांड को लेकर चिंताएँ जो है वो कम कम हो रही है और ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स में ऐसे कोई डिस्टर्बेंस लाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। तो यस, कहीं न कहीं ये ऑप्टिमिज्म क्रिएट करता है ऑयल प्राइसेस के लिए और मोमेंटम जो है ऑयल प्राइसेस में तेजी का बना हुआ है। मेरे ख्याल से यस, पॉसिबिलिटी है अराउंड $90 तक की। बट यस अगेन कंसिस्टेंटली ऑयल प्राइसेस अगर राइज करते हैं तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। फर्स्ट अगेन 86 मैं केडाईजी से यहाँ पे सहमति रखता हूँ और सेकंड $90। ओके, ठीक है। अच्छा अजय जी, आज अगर ट्रेड लेना हो क्रूड में तो क्या करना चाहिए? देखिए टेक्निकली अगर हम देखें तो वैसे तो ओवरबॉट है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा जो लीबिया का और कजाकिस्तान का जो अपडेट है उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया हुआ है। तो आई थिंक 5900 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग ही है। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, जो इमीडिएट टारगेट 6040 का रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज के सेशन में भी बाय ऑन डॉप रखिए 6040 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय आज के लिए आपकी है क्रूड के ऊपर। अच्छा, गोल्ड का मार्केट अगर देखा जाए तो बहुत गिरावट कल हमने गोल्ड में देखी है ऑलरेडी, बहुत दाम गिरे। आज आप देखिए कि एमसीएक्स पर जो गोल्ड का भाव है बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब 30 रुपए ऊपर है, 47,500 के आसपास। तो प्रथमेश जी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, हालांकि अमेरिका में आंकड़े भी आने हैं रोजगार के, नॉन फार्म पेरोल के, तो क्या किया जाए उससे पहले गोल्ड में? आई थिंक नॉन फार्म पेरोल्स अगेन एक इवेंट है तो उसके वॉच करना ज़रूरी है। बट कहीं न कहीं फेड के मिनट्स के बाद जो रिसेंटली आया है, उसमें अंदेशा मिल गया है कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक जो है मार्च वाले क्वार्टर में ही होने की पॉसिबिलिटी है।
इसका फैक्टर इन हो चुका है गोल्ड प्राइसेस में। बट अगर आज के लिए कुछ ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से इस काउंटर में बाय करने की सलाह रहेगी। 47,430 के आसपास मैं इस काउंटर में बाय करने की सलाह दूंगा। 47,240 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 47,810 के लिए रहेंगे। ठीक है। अच्छा अजय जी, चांदी पर आपका व्यू? चांदी में भी हमने तेज गिरावट देखी, क्या वक्त आ गया है कि एक ठीक ठाक अपसाइड के लिए बाइंग की जाए इस भाव पर चांदी में? बिल्कुल, मुझे लगता है इंट्राडे में ठीक है, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बट हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 58,500 या 59,000 से काफी स्ट्रांग मूव किया। इंटरनेशनल में भी 2140 का स्ट्रांग सपोर्ट बना, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखें तो काफी मिनिमल है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जा सकता है, जो हमें लगता है कि मार्च एंड तक वापस आपको 65 से 66,000 तक का लेवल दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये एंट्री काफी अच्छी है। अगर आप फिजिकल में या ईटीएफ अभी जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चांदी में अभी भी तेजी का दौर कंटिन्यू रहेगा, जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव हो रही है, सप्लाई में जो कंसर्न्स बन रही है, माइन आउटपुट है उसमें ड्रॉप है, जो चांदी को 2022 में अच्छे रिटर्न के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेटल का मार्केट, प्रथमेश जी, अभी कैसा लग रहा है आपको ट्रेडिंग के लिहाज से? और आज की कोई पिक आपकी सर बेस मेटल में? आई थिंक आज के सेशन में सारे मेटल्स जो है ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेड लेना है कमोडिटी में, मैं कॉपर में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। कॉपर जनवरी महीना 737 एंट्री पॉइंट रहेगा, जो अभी करंट ट्रेड हो रहा है। 740 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 731 के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई बेस मेटल की कि यहाँ पर आप किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा अजय जी, एग्री मार्केट में सर मंडे के लिए कोई राय आपकी जहां पर आपको लगता हो कि नजर रखनी चाहिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एग्री मार्केट में मैंने पहले भी कहा था कि 2021 एक काफी अच्छा रहेगा, 2022 भी वैसा ही दिखाई दे रहा है कि एग्री में जबरदस्त तेजी रहेगी। जिस ढंग से मौसम बिगड़ा है, ये मसालों पे आप ध्यान रख सकते हैं। मसालों में ऑलरेडी हमने हल्दी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है। जीरा धनिया में पहले भी काफी टाइम चैनल पे कहा भी था कि फरवरी मार्च तक हम जबरदस्त तेजी देख पाएंगे, उसी के असर में मार्केट जा रहा है। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक या वॉलिटिलिटी रहती है काउंटर पे, बट मुझे लगता है जीरा आप एक दो दिन के व्यू के हिसाब से भी अगर ले तो इमीडिएट टारगेट तो 17,500 है, बट ओवरऑल फरवरी एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 20 से 21,000 का भी लेवल आराम से क्रॉस कर देगा। धनिया में भी थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो बेटर एंट्री रहेगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये भी 12 से 12,500 तक का लेवल दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है यामा जी का, गुजरात से। पूछिए यामा जी। सर, हम किसान है, हमारे पास करीब करीब 9 या 100 कुंटल कपास है और 70-80 कुंटल सोयाबीन है, बेचे या रुके? अच्छा, कपास और सोयाबीन का स्टॉक आपके पास है। हालांकि कपास के दाम तो बहुत बढ़े हैं, सोयाबीन के दाम भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब बहुत गिरे नहीं हैं जब से वायदा को बैन किया गया या फिर बाकी चीजें। तो आप जरा बताएं कि अजय जी क्या सुझाव इनके लिए, कपास और सोयाबीन का स्टॉक अभी रखना ठीक रहेगा या निकाल देना चाहिए? देखिए, सोयाबीन में हमने ऑलरेडी काफी अच्छी रैली देखी है, लेकिन जिस ढंग से उम्मीद थी कि नवंबर दिसंबर में अराइवल बढ़ेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। या तो क्रॉप साइज कम है या फार्मर्स अभी भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाव में और तेजी रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस 63 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो मुझे लगता है वर्स्ट से वर्स्ट अगर हम पकड़े 6,000 लोअर साइड, 59 से 6,000 का लोअर बेस रहेगा, अप साइड में 6500 तक का सोयाबीन में बने रहिए। वहीं अगर कपास की भी बात करें तो रैली नो डाउट काफी बढ़ चुकी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में ज्यादा नहीं बढ़ा, डोमेस्टिक में बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे डैमेजेस भी काफी रिपोर्ट हुई है। तो हो सकता है अभी इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए। अगर हम एनसीडीएक्स कपास की बात करें तो इस वक्त 2008 का भाव चल रहा है, 1970 1960 तक का पुल बैक मिल जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये 2100 2120 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो दोनों कमोडिटी में इनको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत पुल बैक मिलेंगे, बट फरवरी से लेकर मार्च तक के अंदर मुझे लगता है और अच्छी तेजी देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कि क्या इस पर मतलब आगे की राय, मतलब आगे की चाल मार्केट की क्या होती है, इस पर आप नजर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण का है, पंजाब से। पूछिए वरुण जी। हाँ जी, नमस्कार जी।
मैं गोल्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। नमस्कार। गोल्ड फ्यूचर में अभी शॉर्ट टर्म में 50,000 के ऊपर जाएगा जी, जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन में वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, चांसेस है गोल्ड का रेट बनने में, और इसका फ्यूचर क्या है जी? 50,000 ये आप पूछ रहे हैं कि 50,000 तक गोल्ड का भाव जाएगा कि? देखिए, जहाँ तक मेरी राय है या जो मैं पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल रिसर्च और बाकी लोगों से जो बातचीत हो पा रही है, उन सब के मुताबिक अभी तत्काल प्रभाव से 50,000 तक जाने की संभावना नहीं है गोल्ड की कीमतें। आपने ठीक कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा है तो क्या जाएगा, लेकिन ओमिक्रॉन को आप देखिए कि बहुत गंभीरता से मार्केट नहीं ले रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि शॉर्ट लिव्ड है, बहुत डैमेज नहीं करेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, या कमोडिटी में भी आप देखिए क्रूड का मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो गोल्ड में भी लगता है कि चूंकि फेड की तरफ से बार बार ये सिग्नल दिए जा रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और तेजी से बढ़ेंगी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने प्राइस पर कल भी देखा, अभी भी मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो तत्काल प्रभाव से 50,000 जाना तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इसकी संभावना बनी हुई है। इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे आप प्रथमेश जी? नितिन जी, आपने संक्षेप में सारी चीजों को बता दिया है, फैक्टर्स क्या चीज जो है इस साल में प्रभावित कर सकती है। तो 50,000 यस लॉन्गर टर्म पॉसिबिलिटी है। इस साल में गोल्ड जो है करेक्शन के असर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। टेक इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट रेट फैक्टर्स, अगेन साइज जो डाउन साइजिंग होगा क्यूई में अक्रॉस द सेंट्रल बैंक्स, तो मेरे ख्याल से यस जल्दी 50,000 आना मुश्किल लगता है इसका। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी भी गोल्ड के ऊपर है। अगला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ग्वारसीट पे सवाल है। गुड इवनिंग, मैंने पूछिए। 6290 में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के 5 लॉट बाई किए हैं ग्वारसीट, और सर जैसा कि परसों नरसों एनसीडीएक्स के एमडी सर ने बोला है कि मंडे को एलईएस लॉन्च हो रहा है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या ग्वारसीट पे? मैंने 6290 में 5 लॉट बाई किए हैं। फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, और सर वो मंडे को एलईएस भी लॉन्च हो रहा है, उसमें कोई मिलेगा फायदा सर उसमें? हाँ चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि 6,290 पर फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई किया है। आज क्लोजिंग नीचे हुई है थोड़ी 53 के आसपास, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एनसीडीएक्स के एमडी ने जी बिजनेस पर ये बात एक्सक्लूसिवली कही है कि 10 जनवरी से एलईएस यानी लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम ग्वार में लागू की जाएगी। तो अजय जी बताइए, क्या फर्क पड़ेगा इसका? एलईएस का फर्क पड़ेगा कुछ क्या प्राइस के ऊपर? देखिए, जनरली जो एलईएस का ऑब्जेक्टिव रहता है वो लिक्विडिटी को कंटिन्यू मेंटेन रखना होता है। जिस ढंग से हम जानते हैं कि काफी नए प्रोडक्ट एक्सचेंजेस पे आए हैं, हमने एग्रीडेक्स, गवाडेक्स, सोयाडेक्स भी लॉन्च होते हुए देखा, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में बिड आस्क में थोड़े कमी रहती है, तो उसके चलते एलईएस लाया जाता है। और हमें लगता है इससे लिक्विडिटी अच्छी रहेगी तो पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। बट ओवरऑल इसके भाव के ऊपर अगर हम देखें तो भाव अपने फंडामेंटल पे ट्रेड होते हैं। एलईएस लाने का ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन लाना। बहुत बार होता है कि हम कोई कमोडिटीज के अंदर बिड आस्क में काफी फर्क देखते हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है वो झिझकता है एंट्री करने के लिए, या हेजर है उनको भी लिक्विडिटी प्राप्त नहीं मिलती तो वो भी थोड़े झिझकते हैं। बट एलईएस लाने से लिक्विडिटी अच्छी रहेगी और पार्टिसिपेशन और बढ़ सकता है। बट व्यू के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, तो कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है और जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास, जहां पर हम आपको अलग अलग कमोडिटी के बारे में डिटेल में बताते हैं। आज हम इसमें बताने वाले हैं स्टील के बारे में, और स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। जाहिर है इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का पूरे वैल्यू चेन पर असर पड़ता है। ऐसे में कारोबार को कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाने के लिए कारोबारियों को देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने नॉन एग्री कमोडिटी के तौर पर स्टील वायदा की ओर रुख किया है। इसकी खासियत क्या है ये हम आपको पहले बताएंगे, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आकाश को चूमती ऊंची इमारतें हों या देश की ग्रोथ को रफ्तार देते हाईवे, या फिर देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एमएसएमई सेक्टर, इन सब के बीच में एक बात समान है और वो है स्टील।
रेल से लेकर रेलवे स्टेशन तक और दरवाजे से लेकर ताले चाबी तक हमारी रोजमर्रा से जुड़े हर क्षेत्र में स्टील है। खास बात है कि स्टील सिर्फ उपभोग के लिहाज से नहीं बल्कि कारोबार के लिहाज से भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक होने के साथ ही अहम एक्सपोर्टर भी है। ग्लोबल कमोडिटी होने के नाते इसकी कीमतों में अनिश्चितता काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में ट्रेडर्स और डीलर्स के साथ कंज्यूमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कारोबार में इसी तरह के जोखिम से बचाव करता है एनसीडीएक्स का स्टील वायदा। कंपल्सरी डिलीवरी वाला एनसीडीएक्स का स्टील लॉन्ग वायदा पूरी तरह से देसी है। इसकी एक्स वेयर हाउस कीमतें मंडी गोविंदगढ़ से चलती हैं। टिक साइज 10 रुपए प्रति टन है और ट्रेडिंग यूनिट 10 टन का है। यानी स्टील उद्योग से जुड़ा कोई भी खिलाड़ी महज 8% शुरुआती मार्जिन चुकाकर कम से कम 10 टन स्टील में पोजीशन ले सकता है। इसके लिए मेंबर्स की पोजीशन लिमिट 6 लाख टन और क्लाइंट का 1,20,000 टन है। वैल्यू चेन के लिए स्टील वायदा बेहद फायदेमंद है। इसे ऐसे समझें, पिछले 1 साल में स्टील की कीमतों में करीब 25% की तेजी आ चुकी है। यानी किसी एमएसएमई यूनिट को अगर आज की तारीख में फाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी हो तो मार्केट से महंगे भाव पर कच्चे माल के तौर पर स्टील खरीदना होगा। लेकिन अगर उसी कंपनी ने यदि एनसीडीएक्स के स्टील लॉन्ग जनवरी वायदा में साल भर पहले पोजीशन लिया होता तो उसे कीमतों में हुई वृद्धि के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह जोखिम को हेज करने के लिए ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है। इसी वजह से पिछले साल जनवरी में रिलॉन्च के बाद एनसीडीएक्स का स्टील लॉन्ग वायदा ट्रेडर्स में काफी लोकप्रिय हो रहा है। और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं शुभम गोयल, जो कि डायरेक्टर हैं एक्सीलेंस ग्लोबल इंडस्ट्रीज के। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, चूंकि हमारा ये जो सेगमेंट है वो एक पाठशाला के तौर पर हम बताते हैं जो हमारे दर्शक हैं, जो ट्रेडर हैं। बेसिक सवाल मेरा आपसे यही था कि वो आसान भाषा में समझ पाए कि आखिर स्टील है क्या। तो डिमांड सप्लाई सर स्टील मार्केट में किस तरह से तय होती है और इंडिया का पोजीशन डिमांड सप्लाई को लेकर क्या है स्टील की? आई थिंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा। इंडिया का जो टारगेट है 2030 का 300 मिलियन टन की कैपेसिटी तक पहुंचने का है। तो डेफिनेटली इंडिया में डिमांड बहुत बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी इसका डिमांड बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात आप बताएं कि स्टील में हेजिंग क्यों जरूरी है? क्यों हेजिंग किसी ट्रेडर को जो ट्रेड करते हैं स्टील सेगमेंट में उनको हेज करना चाहिए? क्यों हेज करना चाहिए? देखो, आज के टाइम पे इतने सारे फैक्टर्स मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। चाइना के प्रोडक्शन कट से लेके इंटरनेशनल मार्केट, आयरन और कोल। अभी हमने सितंबर में देखा, अक्टूबर में देखा कि कोल की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, फिर एकदम से उसमें कोल में फिर दोबारा गिरावट हुई। तो ऐसे में एनसीडीएक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ट्रेडर अपनी पोजीशन को हेज कर सकें, वो अपने मार्जिन को सिक्योर कर सकें। अपनी पोजीशन जो भी इन हैंड स्टॉक रहता है, चाहे वो रोलिंग मिल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, वो अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन के साथ वो दे के उसको हेज कर सकते हैं। तो ये एनसीडीएक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आज एक कोई इंपोर्टर है, इंपोर्ट करता है, उसकी इंपोर्टिंग शिपमेंट आने में 20 डेज का टाइम लगता है, 1 महीने का टाइम लगता है। इतने में जितनी उतार चढ़ाव मार्केटों में हो रही है, उससे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी पोजीशन को हेज करके अपने वो प्रॉफिट मार्जिन को अश्योर कर सकता है। तो ये बहुत लाभदायक है एनसीडी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो एनसीडीएक्स का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बहुत लाभदायक है हेजिंग के जरिए। हेजिंग के लिए खास करके जो स्टील लॉन्ग का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब ये बताएं कि वैल्यू चेन के लिए स्टील कितना अहम है और खास करके जो स्टील का कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना अहम है वैल्यू चेन के लिए? आई थिंक ये बहुत, जैसे स्टील एक बैकबोन है कंट्री की इकोनॉमी की, स्टील एक बैकबोन है जैसे आपने बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन को देखते हुए इतने ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स मार्केट में प्ले कर रहे हैं। तो उसके लिए एक एज ए ट्रेडर, एज ए मैन्युफैक्चरर, तो सबके लिए ये बहुत जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपनी पोजीशन को, अपने मार्जिन को सिक्योर कर सकें और अपने रिस्क को कवर कर सकें। तो हेजिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वैल्यू चेन के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी बारीकियों को समझें और हेजिंग का रास्ता अख्तियार करें। एक सवाल मेरा आपसे और गोयल साहब, कि हेजिंग आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, जरा आप ये भी बता दें कैसे हेजिंग की जाती है। अगर कोई मान लीजिए नया प्लेयर है स्टील के सेगमेंट में, वो हेज करना चाहता है एनसीडीएक्स पर स्टील लॉन्ग में, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा इसका? देखिए, आपने जैसे बताया, इसका जो डिलीवरी सेंटर है वो मंडी गोविंदगढ़ है। तो आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में काफी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो मैं जब जयपुर भिवाड़ी के राजस्थान के रेट हाई होते हैं, तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे काट के मैं एनसीडीएक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर लेता हूँ, क्योंकि जो रेट डिफरेंस होता है वो एक हमेशा ट्रेडर को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रैप, अगर कोई इंपोर्टर है उसके कंटेनर आने में 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो इतने 20-25 दिन में, महीने भर के टाइम में तो बहुत उछल पटक हो जाती है मार्केट में। तो उसके लिए वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन से उसको हेज कर सकता है, अपने उस क्वांटिटी को हेज कर सकता है, उससे अपने मार्केट के प्रॉफिट के वो एश्योर कर सकता है। उसको एक बेनिफिट रहता है हमेशा। हाई मार्केट रेट में वो सेल करके अपना एनसीडीएक्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको बाय करके उसको हेजिंग, अपने मार्जिन को सिक्योर कर सकता है। और ऐसे बहुत मौके मार्केट देता है, पिछले टाइम में बहुत मौके ऐसे मार्केट देती है, तो हेजिंग बहुत बेनिफिशियल रहती है। ओके, बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका डिटेल में ये बताने के लिए कि स्टील क्यों ज़रूरी है, स्टील में हेजिंग क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।